दोस्तों, जो दिन रात मेहनत से देश को सजाते हैं वही कर्मचारी देश की तकदीर बनाते हैं। मिलना ही चाहिए उनकी मेहनत का पूरा हक जो अपनी जवानी देश की सेवा में बिताते हैं। जय हिंद दोस्तों। देश के विकास की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कौन है? हमारे देश के कर्मचारी और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश के पेंशन भोगी। तो दोस्तों, जब आपके मेहनत के हक की बात आती है तो सबसे बड़ा नाम आता है आपकी सैलरी, आपकी पेंशन और सबसे इंपॉर्टेंट 8वां वेतन आयोग। और दोस्तों, क्या सच में 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है? क्या रहेगा इसमें फिटमेंट फैक्टर? आपके डीए पे क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों, इंटरनेट पर चलने वाली जो भी अफवाह है, जो भी न्यूज है, उनके बीच में अगर आप भी चाहते हैं आपको ऑथेंटिक और सच्ची न्यूज मिले 8वें वेतन आयोग के बारे में, तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है, इसको सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड या कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट है ऑथेंटिक तरीके से और बिल्कुल ताजा या बिल्कुल जल्दी ऑथेंटिक न्यूज पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना है ताकि आपको 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड, अगर आप राज्य कर्मचारी है, अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉई है, अगर स्टेट एम्प्लॉई है या अगर आप एक पेंशनर है, तो इस किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है समर्पण एजुकेशन ऑफ जयतारण में। दोस्तों, मैं पंकज राज देवड़ा आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कुछ अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी है या एक पेंशनर है तो आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में इस छोटे से सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के हर उस पहलू के बारे में जो आपको जानना जरूरी है या आप जानना चाहते हैं। तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आपको आपके हर प्रश्नों का जवाब मिल सके। फिर भी अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का डाउट या प्रश्न रहता है या इससे एक्स्ट्रा या इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ प्रश्न रहता है तो आपको कमेंट में जरूर बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने जो भी सरकारी कर्मचारी दोस्त है उनके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सबके पास में इंपॉर्टेंट अपडेट पहुंच सके। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के हर उस इंपॉर्टेंट पहलू के बारे में। तो क्या क्या चर्चा करेंगे हम? 8वां वेतन आयोग क्या होता है, वेतन क्या होता है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और 8वां वेतन आयोग है वो लागू हो गया कब होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, जो आपकी सैलरी होती है वो किन किन चीजों से मिलकर बनती है, ठीक है। और 8वां वेतन आयोग के बारे में जो कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके अलावा राज्य कर्मचारियों व पेंशनर, इनको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपकी सैलरी से रिलेटेड जो भी डाउट है, पेंशन से रिलेटेड, डीए, एरियर्स, ठीक है, उन सबके बारे में अपन चर्चा करने वाले, ठीक है। तो क्या आपको फायदा मिलने वाला है, आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में 8वें वेतन आयोग के बारे में, ठीक है। राजस्थान में 8वां वेतन आयोग, ठीक है। आपको लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहना है ताकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सकती है जो आपके आगामी जो एग्जाम होते हैं उनमें भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्लियर, ठीक है। तो अभी मुख्यमंत्री राजस्थान में जो 8वां वेतन आयोग है उससे रिलेटेड जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी क्या है, कुछ बड़ी घोषणा हुई है। क्या हुई है? राज्य कर्मचारियों और पेंशनर के वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी हो सकती है या होनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके वेतन में बढ़ोतरी होगी, कर्मचारियों को लाभ होगा और उसके अलावा जो पेंशनर है उनको भी राहत मिलेगी और उनको भी बेनिफिट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपके उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, इससे रिलेटेड 8वें वेतन आयोग की जो प्लानिंग है उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है, ठीक है। तो वेतन विसंगतियों के समाधान के लिए विशेष थिंक टैंक का गठन कर दिया गया, ठीक है। एक समिति का गठन कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बहुत जल्द एक उच्च स्तरीय समिति, हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा राज्य कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ी जटिल विषयों को सुलझाना और वित्तीय ढांचे के अनुरूप नया पे मैट्रिक्स व फिटमेंट फैक्टर तैयार करना। इस समिति का कार्य क्या होगा कि जो भी राज्य कर्मचारी है उनकी जो वेतन से जुड़ी हुई जो समस्या है उनको सुलझाना और वित्तीय ढांचे के अनुरूप नया पे मैट्रिक और नया फिटमेंट फैक्टर लागू करना, ठीक है। इस समिति का ये उद्देश्य होगा, ये कार्य होगा, क्लियर। आगे बात करते हैं जो उनकी मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा क्या क्या है। सबसे पहले ये आयोग बिना किसी विधायी अधिनियम, स्टैट्यूटरी एक्ट के केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत काम करेगा या काम करता है, ठीक है। फिर आगे बात करें तो लोक सेवकों की वेतन संरचना, भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभों को संशोधित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करके नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। ये अनुच्छेद है, इसके तहत जो 8वां वेतन आयोग है या जो भी वेतन से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं, क्लियर। आगे बात करें तो वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने से सरकार के प्रतिबद्ध व्यय, ठीक है, कमिटेड एक्सपेंडिचर में भारी वृद्धि होती है। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगता है तो ये एक प्रकार से सरकार का जो एक्सपेंसेज है उनमें बढ़ोतरी होती है, ठीक है। सरकार के एक्सपेंसेज बढ़ जाते हैं, उनका जो भी एक्सपेंडिचर है उसमें भारी वृद्धि होती है, जो राजकोषीय विवेक और FRBM अधिनियम के तहत तथ्य राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सीधा प्रभावित करती है, ठीक है। आगे बात करें तो इसके कार्य क्षेत्र, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, TOR, ठीक है, एक इसको आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो टर्म ऑफ रेफरेंस में गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम के दीर्घकालीन लागतों का विश्लेषण शामिल है, जो सरकार को पेंशन देनदारियों पेंशन लायबिलिटीज के आर्थिक मूल्यांकन से संबंधित है। आगे बात करें तो केंद्रीय वेतन आयोग के कारण राज्यों पर अपने कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने का जो दबाव बनता है, वह राज्यों के पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर या विकासात्मक खर्चों को कम करके उसे वित्तीय ढांचों के असंतुलित कर सकता है। ठीक है, ये एकदम क्या होता है, जो राज्य सरकार होती है उसका जो वित्तीय ढांचा होता है उसको असंतुलित कर सकता है। तो इससे रिलेटेड खूब सारी मीटिंगें होती है, खूब सारे इंपोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, ताकि एकदम मतलब पूरी प्लानिंग के साथ में 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें, न्यूनतम वेतन में बड़े उछाल से डिस्पोजेबल जो आय होती है वो बढ़ती है, जिससे समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड में तेजी आती है। ठीक है, जो न्यूनतम वेतन है, जो बेसिक पेमेंट पे होता है, उसमें क्या होता है, उछाल आता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इससे आपकी जो ग्रोस इनकम है वो बढ़ती है, और जब इनकम बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड में बढ़ोतरी आएगी। ठीक है, ये स्थिति आर्थिक विकास को गति देने के साथ साथ मांग प्रेरित मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन को जोखिम भी पैदा करती है। ठीक है, तो मतलब हर चीज के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड थे, उसके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, क्रियान्वयन 8वें वेतन आयोग का क्रियान्वयन और जो एरियर है वो बम्पर। ठीक है, मतलब एरियर कैसे मिलेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एरियर का लाभ और महत्वपूर्ण समय सीमा। ठीक है, 8वां वेतन आयोग मतलब 1 जनवरी से लागू हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज उनके लिए। ठीक है, तो उनको आगे बात करें तो प्रभावी तिथि 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तिथि क्या है, तकनीकी नियमों के अनुसार नई सिफारिश से 1 जनवरी 2026 जो 8वें वेतन आयोग है उसकी सिफारिश कब से लागू हो चुकी है, 1 जनवरी 2026। ठीक है, से ही पूरी तरह लागू मानी जाएगी। क्लियर, वास्तविक क्रियान्वयन ये कब होगा, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वो कब होगा, समीक्षा और कैबिनेट मंजूरी की प्रक्रियाओं के कारण वर्ष 2027 के शुरुआती महीनों में लागू होने की पूरी उम्मीद है। क्लियर, अब आपको क्या मिलेगा, आपको इस जो भी ये डिफरेंस है, ठीक है, 2026 से जब लागू होगा पूरा इंप्लीमेंटेशन होगा तब तक के जो ड्यूरेशन है उसका क्या मिलेगा, आपको बम्पर एरियर मिलेगा। क्लियर, तो क्रियान्वयन की तारीख तक के कई महीनों का पूरा बकाया पैसा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खाते में एक मुश्त लमसम ट्रांसफर किया जाएगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो भी इस टाइम से लेकर जब तक आपका पूरा इंप्लीमेंटेशन होगा 8वें वेतन आयोग का, उस टाइम ड्यूरेशन का जो भी एरियर होगा, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा सैलरी का, वो आपको पूरा एक मुश्त पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो पेमेंट होगा ये लाखों में हो सकता है, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, बिल्कुल आपको अच्छा मतलब पॉजिटिव रहना है। ठीक है, क्योंकि आपका ये 1 जनवरी से इफेक्ट हो गया है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आपकी जो भी सैलरी होती है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या चीजें होती है आपकी सैलरी में। तो बात करें तो सैलरी कंपोनेंट्स के बारे में। क्लियर, तो अंडरस्टैंडिंग योर टोटल कंपोजिशन। ठीक है, कंपनसेशन। अब आपकी जो सैलरी होती है दोस्तों उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, सबसे पहली चीज होती है बेसिक सैलरी। आपकी सैलरी में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बेसिक सैलरी। ये क्या होती है, द फिक्स अमाउंट पेड टू एन एम्प्लॉइज बिफोर एनी एडिशन अलाउंसेज और बेनिफिट, मतलब किसी भी प्रकार के अलाउंसेज या बेनिफिट को एडिशन मतलब एड किए बिना जो आपकी सैलरी होती है वो क्या होती है, आपकी बेसिक सैलरी बोला जाता है उसको। ठीक है, अब इस बेसिक सैलरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, सबसे पहली चीज इंक्लूड होती है आपका हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, HRA सबसे पहली क्या चीज होती है, HRA इसमें ऐड होता है। HRA क्या होता है, एन अलाउंस प्रोवाइडेड टू हेल्प एम्प्लॉइज मीट हाउसिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आप ये जो HRA होता है वो हर सिटी में के रूप मतलब के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। अगर आप बड़ी सिटी में रह रहे हो तो आपका HRA परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा, नॉर्मली 10% के आसपास ये रहता है। बड़ी सिटी में आपका जो बेसिक पे है उसका 20% भी रहता है। क्लियर, तो HRA ऐड होता है। उसके बाद में क्या होता है, DA सैलरी में ऐड होता है, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, ये क्या होता है, एन अलाउंस गिवन टू कंपनसेट फॉर चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें चेंजेस होते हैं, उसमें बढ़ोतरी होती है, तो उसकी भरपाई के लिए आपको क्या दिया जाता है, आपको DA दिया जाता है। ठीक है, फिर एक चीज और ऐड होती है आपकी सैलरी में, ट्रेवल अलाउंस। ठीक है, एन अलाउंस प्रोवाइडेड टू कवर ट्रेवल एक्सपेंसेज और वर्क रिलेटेड पर्पस। ठीक है, आपको वर्क से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आप ट्रेवल करते हैं, आपके जो खर्चे होते हैं ट्रेवल से रिलेटेड वो भी आपको वापस रिएम्बर्स किए जाते हैं, वापस दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ऐड होती है, स्पेशल अलाउंस ऐसे फॉर स्पेशल केसेस ओनली। ये कब मिलते हैं, एडिशनल अलाउंसेस गिवन फॉर स्पेशल रोल्स। अगर आपको कोई स्पेशल रोल दिया गया उसके लिए आपको कुछ स्पेशल भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, या कोई स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया और स्पेसिफिक केसेस एप्लीकेबल ओनली इन सर्टेन सिचुएशन, कुछ सर्टेन सिचुएशन में ये स्पेशल अलाउंस भी आपको दिए जाते हैं। ठीक है, दीज कंपोनेंट्स टुगेदर फॉर्म योर टोटल सैलरी पैकेज। ये सभी जो कंपोनेंट है वो सभी मिलकर आपका कंप्लीट टोटल सैलरी पैकेज बनता है। क्लियर, तो ये मतलब सब चीजें मिलकर आपकी सैलरी बनती है। नेक्स्ट आगे बात करें दोस्तों, तो हाउ टू कैलकुलेट फिटमेंट फैक्टर। सबसे जो इंपॉर्टेंट है 8वां वेतन आयोग हो गया या जो भी वेतन आयोग लगे अभी तक, तो उसमें एक वर्ड होता है वो बार बार आपके सामने आता है, फिटमेंट फैक्टर। तो ये क्या होता है, इसके बारे में कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसके बारे में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे देखो कैसे कैलकुलेट होता है, आपका जो न्यू बेसिक होता है, ठीक है, न्यू बेसिक डिवाइडेड बाई ओल्ड बेसिक। क्या होता है, जो आपकी ओल्ड बेसिक है, बेसिक पे थी, उसको नीचे रखा जाता है और ऊपर क्या रखा जाता है, जो आपकी न्यू बेसिक होगी, ठीक है, न्यू बेसिक सैलरी को ऊपर रखा जाता है और दोनों को डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू प्राप्त होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको फिटमेंट फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो ओल्ड सैलरी थी, ओल्ड बेसिक पेमेंट था आपका और नया बेसिक पेमेंट है, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसका परसेंटेज होता है, उसी को क्या बोला जाता है, फिटमेंट फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, आपका जो ओल्ड बेसिक है उसका और न्यू बेसिक का जो डिफरेंस होता है उसका उसी का जो परसेंटेज निकाला जाता है उसको फिटमेंट फैक्टर बोला जाता है। क्लियर,
जैसे फॉर एग्जाम्पल 4.627 पे जब छठा वेतन आयोग से सातवें वेतन आयोग लगा था तो उस समय फिटमेंट फैक्टर क्या रहा था 2.57 2.57% क्या रहा था फिटमेंट फैक्टर रहा था सातवें वेतन आयोग में। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे किया था? छठे वेतन आयोग में बेसिक पे क्या था 7,000 रुपए, फिर सातवें वेतन आयोग में बेसिक पे क्या हो गया 18,000 रुपए। ठीक है, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 7,000 इज इक्वल टू कितना आता है 2.57। ये क्या रहेगा? ये सातवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या रहा था 2.57। 2.57 इज द फिटमेंट फैक्टर। तो आपको समझ में आ गया फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो नए वेतनमान न्यू बेसिक को पुराने वेतनमान ओल्ड बेसिक से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है ये आपको पता चल गया। क्लियर? अभी अपने देखा था कि भी जो ओल्ड वाला था 6 पे वाला वो ओल्ड बेसिक क्या था 7,000, फिर न्यू बेसिक क्या हुआ 18,000। तो दोनों का जो डिवाइड करके जो वैल्यू प्राप्त होती है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को फिटमेंट फैक्टर बोला जाता है। क्लियर? अब आगे बात करें तो आठवां 8th पे में क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है हर एम्प्लॉय के या हर पेंशनर के दिमाग में कि 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। तो इसके बारे में कुछ भी फिक्स अभी कहना मतलब अच्छा नहीं होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, अपन जो डाटा है उससे रिलेटेड बातें कर सकते हैं, लेकिन नया जो फिटमेंट फैक्टर है वो भी लागू नहीं हुआ, उसके बारे में किसी भी प्रकार की अपडेट नहीं है। सब अपने अपने तरीके से या अपने अपने अकॉर्डिंग फिटमेंट फैक्टर है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या रह सकता है उसका अपन सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। बार बार मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हम सिर्फ या अपन सिर्फ कैलकुलेशन या कुछ जो पास्ट डाटा है उनके अकॉर्डिंग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जो भी होगा जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो 8th पे कमीशन लागू होने के बाद में कर्मचारियों की सैलरी लागू होगा तो सैलरी भत्ते और पेंशन में बड़ा बदलाव होगा। ठीक है, हर एम्प्लॉय या हर पेंशनर की जो पेमेंट है उसमें बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। अब 8वें वेतन आयोग में क्या क्या चीजें चेंजेज होती है? तो आपकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होती है। क्या होती है? आपकी बेसिक पे में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, डीए में अभी तक जो डीए है आपका, ठीक है, वापस डीए जो 8वां वेतन आयोग लगेगा वो वापस 0 से स्टार्ट हो जाएगा। जो मतलब अभी 57 के आसपास है वो वापस 0 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर अन्य भत्तों में सुधार होगा, पेंशन और ग्रेच्युटी में वृद्धि होगी, कर्मचारियों की क्रय शक्ति में इजाफा होगा। ठीक है, तो अगर कैलकुलेट करें जो पिछले टाइम जो सातवें वेतन आयोग में 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर रहा था, अगर उससे रिलेटेड या उसके अकॉर्डिंग अगर अपन कैलकुलेशन करें तो नया बेसिक सैलरी क्या हो सकती है उसके बारे में अगर देखें तो 18,000 इंटू 2.57 अगर पिछले वाले के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें तो न्यू बेसिक सैलरी क्या होगी 46,260 रुपए न्यू बेसिक सैलरी होगी। लेकिन मतलब अनुमान है कि इतना नहीं रहेगा, 1.8 या 1.9 के आसपास रहने के अनुमान है। ठीक है, देखते हैं कितना रहता है। तो सटीक जानकारी की घोषणा सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, सटीक जो फिटमेंट फैक्टर है उसकी घोषणा किसके द्वारा की जाएगी? सरकार के द्वारा की जाएगी। बाकी किसी अफवाह पे आपको ध्यान नहीं देना। फिटमेंट फैक्टर और सिफारिशें अभी प्रस्तावित है, अभी सिर्फ इस पर चर्चा मतलब चल रही है। इससे रिलेटेड जो भी दूसरी कमेटी है जो भी मतलब थिंक टैंक है उनसे राय ली जा रही है। अभी क्या किया जा रहा है इसके बारे में राय ली जा रही है। ठीक है, लाभ लागू होने की तिथि और विस्तृत जानकारी बाद में आएगी, अभी तक इसके बारे में कुछ किसी प्रकार की अपडेट नहीं है। ठीक है, 8वां वेतन आयोग से करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर को मिलेगा फायदा, आप सभी को पता है। ठीक है, आगे बात करें तो ओरिजिनल बेसिक सैलरी जैसे 18,000 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है जैसे 18,000 इंटू 55% डी अगर इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो कितना होता है 27,900। अब इसमें क्या होगा आपको हाइक भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल अगर कैलकुलेशन करें तो 20% अगर हाइक मिलता है, ठीक है, तो 55,500 रुपए क्या होगा इसमें हाइक देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल जो आपका बेसिक पे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 33,450। ठीक है, अगर फिटमेंट फैक्टर ये रहता है। ठीक है, एक ये अनुमान है, मतलब कुछ एग्जांपल है उससे रिलेटेड कुछ आपको एग्जांपल दिए गए। ठीक है, जैसे 18,000 बेसिक पे हो गया, ठीक है, 55% ये हो गया तो ये कितना हो गया 27,900। अगर इसमें 20% हाइक होता है तो 20% हाइक के बाद में आपका पेमेंट क्या हो जाएगा 33,500 के आसपास पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहता है तो ये कहां तक पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा पेमेंट पहुंच जाता है, मतलब 62,000 के आसपास पहुंच जाता है। क्लियर? तो मतलब रियल हाइक है, नैरेटिव हाइक कितना बताया जाता है जैसे 86% हाइक मिलेगा, लेकिन रियल हाइक कितना होगा जैसे 20%। ठीक है, तो नैरेटिव अलग चीज होती है और जो रियल चीज होती है वो अलग चीज होती है। जैसे नैरेटिव हाइक देखो फिटमेंट फैक्टर अगर 2% रहता है तो रियल हाइक कितना होगा 30%। ठीक है, और मतलब 20% या 30% हाइक भी आपको देखने को मिल सकता है। ये गणना है, उदाहरण के लिए वास्तविक वेतन संरचना सरकार के निर्णय और अधिसूचना के अनुसार बदल सकती है। ये सिर्फ क्या है एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बात करें 8th पे कमीशन में क्या होगा, इसमें क्या क्या चीजें होगी। जैसे अभी मैंने बताया था फिटमेंट फैक्टर अगर 2 रहता है, अगर हाइक 20% होता है 30% होता है तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है उसके बारे में चर्चा की है। ठीक है, आगे बात करें डीए, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डीए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो डीए क्या होता है आपका डियरनेस अलाउंस। ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। ठीक है, तो सरकार अपने कर्मचारियों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पेंशनर को सैलरी के ऊपर एक्स्ट्रा पेमेंट पैसा देती है ताकि महंगाई या इन्फ्लेशन से होने वाले नुकसान थोड़ा बैलेंस हो जाए। ठीक है, सरकार है वो अपने एम्प्लॉइज है, भले चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, अपने एम्प्लॉइज और पेंशनर को क्या करती है मतलब इन्फ्लेशन से होने वाले नुकसान को थोड़ा बैलेंस करने के लिए क्या देती है डियरनेस अलाउंस। ठीक है, या महंगाई भत्ते देती है। ठीक है, जैसे बात करें अगर फॉर एग्जांपल आज 100 रुपए में 10 किलो चावल मिलते हैं, ठीक है, लेकिन महंगाई से वही 100 रुपए
में अब 7 किलो ही मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे? 100 रुपए में 10 किलो, लेकिन अब कितने मिलेंगे? 100 रुपए में 7 किलो, जो 3 किलो का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सैलरी फिक्स होने की वजह से एम्प्लॉइज को दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार हर 6 महीने में, ठीक है, जनवरी से जुलाई में डीए बढ़ाती है। साल में 2 बार डीए की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हर 6 महीने में डीए में बढ़ोतरी की जाती है। ठीक है, जनवरी से जुलाई, वापस जुलाई से जनवरी। क्लियर? कर्मचारियों और पेंशनर को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। डीए क्या करता है? आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, महंगाई के प्रभाव से वास्तविक आय को स्थिर रखता है, खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर बनाए रखता है, और सरकार की ओर से कर्मचारियों के प्रति एक महत्वपूर्ण सहयोग होता है। ठीक है, डीए केवल एक भत्ता नहीं है, ये महंगाई के खिलाफ सुरक्षा कवच है। ये महंगाई के खिलाफ सरकार द्वारा दिया गया अपने कर्मचारियों को सुरक्षा कवच है। ठीक है, आगे बात करें, डीए की कैलकुलेशन कैसे होती है? डीए आपके वेतन में मिलने वाला महंगाई भत्ता है, जो महंगाई से होने वाले नुकसान की भरपाई करता है। अभी अपन ने देखा। ठीक है, अब जैसे आमतौर पर डीए कैलकुलेशन कैसे होती है? नॉर्मली इफ वी कंसीडर 3% फॉर 6 मंथ, ठीक है, तो सबसे पहले 3% बढ़ेगा 6 महीने के लिए। ठीक है, फिर 3% जनवरी से जून, फिर वापस जुलाई से दिसंबर 3%, तो ये कितना हो गया? 6। तो एक साल में टोटल कितना बढ़ा? 6%। ऐसे वापस नेक्स्ट ईयर क्या होगा? स्टार्ट कहां से होगा? 6% से होगा। ठीक है, तो 6 + 3 9, फिर वापस ईयर एंड में कहां तक पहुंच जाएगा? वो 12%। फिर वापस अगले साल जनवरी में 12 + 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15, और तीसरे साल के एंड में 18% तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पे कमीशन आने तक बढ़ता रहता है। ठीक है, ये जैसे 7वां वेतन आयोग था और 8वें वेतन आयोग आने तक, ये मतलब अभी लगभग 58% ये अप्रोक्स मिल रहा है। ठीक है, तो 7वें वेतन आयोग के बाद में ये 58% हो गया है। क्लियर? देन जीरो हो जाएगा जैसे ही वापस नए 8 मतलब वेतन आयोग की मतलब इंप्लीमेंटेशन होता है, तो वापस ये कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है, और जीरो से वापस इसी प्रकार से बढ़ता रहता है। ठीक है, 31 दिसंबर 2025 तक 58% अप्रोक्स डीए कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, 2026 ऑनवर्ड न्यू पे कमीशन सैलरी विल बी स्टार्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी 58% के आसपास जो अप्रोक्स है वो डीए की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, डीए महंगाई की भरपाई है, जो आपकी क्रय क्षमता को बनाए रखता है, आपकी जो परचेजिंग पावर है उसको बनाए रखता है। क्लियर? नेक्स्ट है कुछ जो पिछले जो पे कमीशन थे उसमें क्या डीए का परसेंटेज था? पिछले वेतन आयोग में महंगाई भत्ता का वास्तविक आंकड़ा क्या है? तो सबसे पहले बात करें, सबसे पहले चौथा वेतन आयोग, फोर्थ पे कमीशन कब लगा था? 1986 में, 1987 में लगा था। उसकी जो बेसिक पे थी, ठीक है, 750 से 2000 रुपए तक। ठीक है, तो ये कितना गया था? 148% तक गया था। सात मतलब चौथे वेतन आयोग में 750 से 2000 रुपए। ठीक है, तो 148% तक गया था। फिर आगे बात करें पांचवें पे कमीशन में, ठीक है, फिफ्थ पे कमीशन कब इफेक्टिव हुआ था? 1996 में। ठीक है, उसमें बेसिक पे क्या था? एंट्री बेसिक पे क्या था? 2550 से 7750। ठीक है, तो ये कहां तक गया था? 74% तक गया था पांचवें वेतन आयोग में। फिर छठे वेतन आयोग में क्या हुआ था? कब इफेक्टिव हुआ? 2006 में। ठीक है, तो 2006 में जो मिनिमम बेसिक पे था वो कितना था? 6000 रुपए। तो अगर बात करें सिक्स्थ पे कमीशन में, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर क्या रहा था? 1.86, लेकिन डीए कैलकुलेशन है वो 125% तक गया था। ठीक है, अब आगे बात करें लास्ट जो अभी चल रहा है सेवंथ पे कमीशन, ये लागू कब हुआ था? 2016 में। ठीक है, इस समय मिनिमम जो बेसिक पे है वो क्या रहा है अभी? मतलब 18,000 रुपए। ठीक है, बेसिक पे क्या है? 18,000 रुपए, और इस सेवंथ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या रहा था? 2.57 फिटमेंट फैक्टर रहा था। ठीक है, अभी 2000 मतलब अभी जैसे 2026 है, तो अभी 2026 तक ये 57 या 58% तक हो चुका है। अभी कितना हो चुका है? 57 या 58% तक हो चुका है। तो हर वेतन आयोग में महंगाई भत्ते का प्रतिशत अलग अलग रहा है। भविष्य में आने वाले नए वेतन आयोग में डीए और बढ़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, आप सभी को पता है कि भाई इसके बढ़ने की पूरी संभावना है। क्लियर? अब आगे बात करें फिटमेंट फैक्टर के बारे में। फिटमेंट फैक्टर के बारे में अगर बात करें तो वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का विवरण, जैसे फर्स्ट से फोर्थ कमीशन में कोई भी फिटमेंट फैक्टर नहीं था। प्रारंभिक वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट इतना फॉर्मल नहीं था। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट है वो कब से आया था? पांचवें वेतन आयोग से। ठीक है, जो कब लागू हुआ था? 1996 में। देखो 8वां वेतन आयोग है जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी जो नेक्स्ट एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या रहा था? 1.2 से 1.4। ठीक है, मतलब 20% से 40%। क्लियर? सरकार ने मूल रूप से 20% की सिफारिश की थी, बाद में 40% तक लिया था। ठीक है, आगे बात करें तो सिक्स्थ पे कमीशन जो कब लागू हुआ था? 2008 में। ठीक है, तो 1.74 से 1.86 तक। ठीक है, आयोग ने सिफारिश की थी 1.74 की, लेकिन सरकार ने 1.86 अपनाया था संशोधन के द्वारा। क्लियर? अब आगे बात करें सेवंथ पे कमीशन जो कब लागू हुआ था? 2016 में। ठीक है, इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या रहा था? 2.57। पे बैंड और ग्रेड पे पर यूनिफॉर्म मल्टीप्लायर लागू किया गया था। ठीक है, कुछ जो लास्ट पे कमीशन थे उसमें क्या फिटमेंट फैक्टर रहते हैं उसके बारे में है। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर वेतन संरचना की को महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, महत्वपूर्ण ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? ये महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, आगे बात करें, अब आता है बात राजस्थान के कर्मचारियों के लिए। ठीक है, जो राजस्थान एम्प्लॉइज है, राजस्थान गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है उनके लिए खास क्या है? एट द सेंट्रल पे कमीशन सीधे राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की सैलरी तय नहीं करता। ठीक है, सेंट्रल का जो पे कमीशन है वो सीधे स्टेट की मतलब पे कमीशन लागू नहीं कर सकता। केंद्र की सिफारिशों के बाद में, ठीक है, केंद्र क्या करता है? सिफारिश करता है, फिर केंद्र की सिफारिशों के बाद में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अलग निर्णय लेती है। ठीक है, तो
सेंट्रल लागू नहीं कर सकता स्टेट का पे मतलब जो कमीशन वो क्या करता है, सिर्फ सिफारिश करता है। इसलिए राजस्थान में कितनी सैलरी बढ़ेगी ये राजस्थान सरकार के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा। ठीक है, राजस्थान में कितनी बढ़ेगी, गुजरात में कितनी बढ़ेगी, वो हर स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, अब एट जो पे कमीशन की प्रक्रिया चल रही है, आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 2026 में भी बैठक और राज्य यूनियन टेरिटरी इंटरेक्शन जारी रहने की जानकारी है। ठीक है, राज्य और यूटी के साथ बैठ के जारी है, सेंट्रल और जो स्टेट है उनकी बैठ के जारी है, सुझाव और विज्ञापन की प्रक्रिया जारी है, रिपोर्ट के बाद सिफारिशें जारी होगी। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल है, अभी अपने देखे थे एग्जाम्पल, तो वापस नहीं देखेंगे, लेकिन अभी कोई निश्चित फिटमेंट फैक्टर बताना सही नहीं होगा। बार बार एक ही चीज बोली जा रही है। कर्मचारी और पेंशनर के हित में बेहतर वेतन, पेंशन और भत्तों के लिए आयोग से उम्मीद बनी हुई है, एक अच्छी उम्मीद बनी हुई है कि भाई अच्छा फिटमेंट फैक्टर है वो लागू किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं, पिछला जो मैंने वीडियो डाला था उसमें खूब प्रश्न आए थे कि सर पेंशनर को क्या फायदा होगा, उससे रिलेटेड भी चर्चा कर लेते हैं। क्लियर, तो 8वें वेतन आयोग में से पेंशनर को क्या फायदा होगा उसके बारे में बात करें तो एट पे कमीशन का सबसे बड़ा फायदा पेंशन रिवीजन के रूप में हो सकता है। क्लियर, ठीक है, अब प्रमुख फायदे क्या होंगे। बेसिक पेंशन को नए नियम और फॉर्मूले के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, फैमिली पेंशन में भी संशोधन संभव है। ठीक है, फिर पेंशन से जुड़े अन्य लाभों पर भी असर पड़ सकता है, और यदि नई पेंशन गणना में फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो मौजूदा पेंशन से नई पेंशन काफी अधिक हो सकती है। ठीक है, कितना भी होगा, 1.8 होता है या 2 होता है, 2.5 होता है, तो आपकी पेंशन में काफी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, 8 जो एट पे कमीशन ने पेंशनर और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भी सुझाव और मेमोरेंडम मांगे थे, जिससे ये स्पष्ट है कि पेंशन से जुड़े विषय आयोग के दायरे में है। ठीक है, जो पेंशनर है उनसे भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है पेंशनर है उन पे भी मतलब बराबर ध्यान दिया जा रहा है। पेंशनर के जीवन स्तर में सुधार और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना सरकार का क्या टारगेट है कि जो पेंशनर है उनका जीवन स्तर है उसमें भी सुधार हो और एक सम्मानजनक जीवन वो जिए। ठीक है, फिर आगे बात करें, जो वेतन आयोग है राज्य कर्मचारियों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या संभावित फायदे हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें तो एट्थ पे कमीशन को 3 नवंबर 2025 को गठित किया गया था। कब गठित किया गया, 3 नवंबर 2025 को इसका गठन किया गया था, और इसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए टोटल टाइम कितना दिया गया सेंट्रल एम्प्लॉइज वालों को, 18 महीनों का टाइम दिया गया। 18 महीनों का मतलब इसको इंप्लीमेंट करने का जो टाइम दिया वो 18 महीने है। अंतिम फिटमेंट फैक्टर नए पे मैट्रिक वास्तविक बढ़ोतरी अभी तक तय नहीं हुई है। क्लियर, फिर फिटमेंट अगर वेतन आयोग लगता है तो क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, बेसिक पे में बढ़ोतरी। ठीक है, नया वेतन ढांचा लागू होने पर बेसिक पे बढ़ सकता है, इससे आपकी मासिक आय में सीधा फायदा होगा। ठीक है, फिर डीए का नया प्रभाव होगा, नई पे मैट्रिक्स लागू होने पर वेतन की गणना नए बेसिक के आधार पर होगी, डीए की राशि भी नए बेसिक के अनुसार मिलेगी। ठीक है, फिर आगे बात करें एचआरए टीए में भी असर बढ़ेगा, जिन भत्तों की गणना बेसिक पे से जुड़े हैं उनमें भी बढ़ोतरी संभव है। ठीक है, मतलब इनकी सबकी गणना किससे होती है, बेसिक पे में, अगर बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी तो इन सब में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ग्रेचुटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, बेसिक पे में वृद्धि होने पर ग्रेचुटी, लीव इनकेसमेंट और सेवानिवृत्ति लाभों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों में भी बढ़ोतरी संभव है। ये फायदे संभावित है और अंतिम निर्णय सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात अगर करें तो 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, या अगर आप पेंशनर है, तो सभी को इक्वली फायदा होगा और फायदा जरूर होगा। ठीक है, ये टेंशन लेने की बात नहीं है कि भाई हमें कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, फिटमेंट कितना रहता है। अगर कितना भी फिटमेंट फैक्टर रहता है आपको सैलरी में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पसंद आई है तो आप और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और आपके द्वारा भी अगर आपके दिमाग में भी कोई सुझाव है, कुछ सजेशन है या कुछ इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस मतलब कमेंट पे चर्चा कर सके और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक बने रहिए चैनल पे और टेक केयर एंड गुड बाय।